हेलो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो क्लास 12th का भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का भाग सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक है। तो भारत का संविधान क्या है और उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण करूंगी। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि भारत का संविधान क्या है एवं वह उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैं बताऊं आपको कि 11th एवं 12th की हर किताब के पीछे एक NCERT द्वारा भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की उद्देशिका दी हुई है, जिसमें उद्देशिका में ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जैसे मैं बताऊं कि भारतीय संविधान क्या है, तो भारतीय संविधान है वो एक विधि प्लस विधान, मतलब संविधान देश के शासन को चलाने के लिए विधान या कानूनों का या विधियों का वह संग्रह जो लिखा हुआ है, जिसका निर्माण किया हुआ है हमारे देश के सफल शासन संचालन हेतु, उसे संविधान कहा जाता है। हमारे देश का संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा में सभी भारतीयों का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वहाँ पर ब्रिटिश भारतीय, मतलब हमारे देश में पहले देसी रियासतें थी, 19 देसी रियासतें थी और 4 ठिकाने थे। वहाँ से मेंबर्स जो प्रतिनिधि जो चुने गए, उन्होंने मिल करके संविधान सभा बनाई और इस संविधान सभा द्वारा हमारे देश के चलाने के लिए विधियों का एवं कानूनों का जो संग्रह किया गया, उसे संविधान कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। हमारे देश के शासन को चलाने के लिए संविधान सभा द्वारा लिखित एवं निर्मित विधियाँ एवं कानूनों का वह संग्रह जो देश के शासन को चलाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान की विशेषताएं। अब संविधान की विशेषताएं कौन सी है? पहली संविधान की विशेषताएं है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का अर्थ है कि हमारे देश में जनता है वह सर्वे सर्वा है। जनता सभी शासन का जो संचालन है वो नेता करते हैं, लेकिन जनता द्वारा वोट दिया जाता है और वहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि है वह हमारे देश का शासन संचालन करते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है कि पूरी सर्वे सर्वा जो भी शासन का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो जनता है, जनता का शासन है। संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है हमारे देश की में जनता जो रहने वाली है, उसी का हमारे देश में शासन है, किसी बाहरी शक्ति का शासन नहीं है। दूसरी हमारी विशेषता है प्रस्तावना। जैसा कि मैंने बताया कि NCERT की 11-12 की हर किताब के पीछे संविधान की उद्देशिका दी गई है, वही संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही विस्तृत संविधान है हमारे देश का, और उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग का निर्माण किया गया था। उसके बाद में
हमारे संविधान को बनाने में 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह और 21 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगे। तो वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन मतलब 3 साल का समय लगभग जो संविधान के निर्माण में लगा, तो वह संविधान कितना विस्तृत होगा। जैसा हमारा देश विशाल है, विविधताओं वाला है, विभिन्न जातियों वाला है, विभिन्न धर्मों वाला है, तो उस देश को देखते हुए उसकी विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का मूल ढांचा है। संविधान की प्रस्तावना है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमारी दूसरी विशेषता थी। अब हमारी तीसरी विशेषता है विशाल संविधान। विशाल संविधान, जैसे कि मैंने बताया कि संपूर्ण विश्व के देशों से हमारा संविधान बहुत ही विशाल है, विस्तृत है, लिखित है, निर्मित है, लचीला है, कठोर है। जैसे हमारा संविधान में 395 अनुच्छेद है, किसी भी देश में इतने सारे अनुच्छेद नहीं है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग का निर्माण किया गया। जैसा हमारा देश विशाल है उसी तरह से हमारे देश का संविधान भी विशाल बनाया गया था। उसकी विविधता को देखते हुए आगे आने वाले समय में उसमें परिवर्तन किया जा सके, इसलिए उसको लचीला बना गया। और उसमें जो संशोधन होते हैं उस संशोधनों को सरल 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, और उस वह संशोधन का तरीका है वह सरल नहीं है, इसलिए उसको कठोर संविधान कहा जाता है। विशाल संविधान हो गया। अब है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान हमारे देश का संविधान है, वो लिखित संविधान है। बहुत बड़ी एक किताब में लिखा गया है, उसका निर्माण किया गया है, इसलिए उसको निर्मित संविधान कहा जाता है। उसका निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया, और संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान लिखा। बहुत ही विस्तृत है, उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो वह कितना विस्तृत होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हो कि वह एक बहुत बड़ी किताब है। वह अंग्रेजी में लिखा गया है हमारे देश का संविधान, और हमारे देश के संविधान में 2 भाषाओं को मान्यता दी गई है, एक है अंग्रेजी एवं एक है हिंदी। उसको 2 भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। तो उसके बाद में है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ है कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के शासन को चलाने के लिए जनतंत्र मतलब पूरे देश में जनता का शासन हो, जनतंत्र संसदीय शासन व्यवस्था। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। हमारे देश के शासन को चलाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा में जनता द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, और वह प्रतिनिधि हमारी संसद में जाते हैं, और संसद में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के बहुमत दल के जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि देश के शासन का संचालन करते हैं, उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद में है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार हैं, हमारे मूल संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाजवादी शब्द जब जोड़ा गया तो उसे देखते हुए समाज में 2 वर्ग, जो संपत्ति का अधिकार यदि लोगों को दे दिया जाता तो समाज में 2 वर्ग बनते। जो पूंजीपति था वो पूंजीपति बन जाता, और जो गरीब था वो गरीब बनता जाता। इसलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार जो दिए उसमें जो
हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और 6 हमारे मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो हमारे देश के संविधान के में नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए उस अधिकार को बनाया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अधिकार दे दिए संविधान निर्माताओं ने। उसके बाद में जब संविधान बन गया और 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, क्योंकि जब नागरिकों को अधिकार दिए गए तो देश के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी बनता है कि वह देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, संपत्ति की रक्षा करे, वनों की रक्षा करे, सार्वजनिक स्थलों की रक्षा करे। इस तरह से नागरिकों को अधिकार के साथ साथ में कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कर्तव्य है कि हमारे देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जो हमारे जो 1857 की क्रांति के समय उसको याद रखे, उसको अपने हृदय में संजो रखे। इस तरह से 10 मूल करते हुए देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए उन नागरिकों को दिए गए जो कि भारतीय हैं, और अधिकारों के साथ साथ में अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। उसके बाद में है नीति निर्देशक तत्व। जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और अनुच्छेद 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, वो राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य ने बनाए, राज्य को दिए गए हैं कि राज्य को किसी भी तरह की क्षति नागरिक नहीं पहुंचा सकते, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे उसका वो जो राज्य के हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनका पालन नागरिकों को करना है, और वह किसी भी तरह से उस नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। उसके बाद में है समाजवादी राज्य। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, विभिन्न जातियों वाला है, विभिन्न धर्मों वाला है। तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारा संविधान के निर्माण के समय ये समाजवादी जो शब्द है वह नहीं जोड़ा था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब वह जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए। समाजवादी जो शब्द था वो समाज, भारत में जो पूरा समुदाय है, भारत एक राज्य है और उसके एक ही समाज है, उसमें समाज में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए, पूंजीपति वर्ग और बुजुर्गा वर्ग ये 2 वर्ग नहीं होने चाहिए, और दोनों वर्गों को एक ही वर्ग होगा और उनके लिए समान अधिकार होंगे, समान कर्तव्य होंगे, समान न्याय होगा। गरीब के लिए अलग न्याय नहीं होगा, अमीर के लिए नहीं अलग न्याय नहीं होगा। इस तरह से हमारे देश को एक समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया है। अब 9वीं है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार अधिकार मत देने का अधिकार है। वयस्क जो हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन एक संविधान संशोधन द्वारा उस आयु को घटा करके 18 वर्ष की आयु कर दी गई। प्रत्येक नागरिक जो भारत में निवास करता है उसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मत देने का अधिकार होगा या वोट देने का अधिकार होगा।
यह वयस्क मताधिकार है वो हमारे संविधान की विशेषता है और वह राजनीतिक अधिकार है। उसके बाद में है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत एक विशाल देश है और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया उस समय पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ थोड़े समय बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारे देश का कोई भी धर्म राष्ट्र का धर्म नहीं होगा, राष्ट्र किसी भी धर्म में पक्षपात नहीं करेगा। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य किसी भी धर्म को मनवाने की बाध्यता नहीं करेगा। यही पंथ निरपेक्ष राज्य है जो कि हमारे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों लगभग समान हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब जैसे कि पंथ कोई भी धर्म से रिलेटेड ही है और धर्म के लिए कोई भी किसी भी ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, तो उनको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। राज्य है वो किसी भी धर्म को मानवाने की बाध्यता नहीं करेगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी धर्म की जो शैक्षिक संस्थाएं खोलने का भी अधिकार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। तो हमने आज भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद में यहाँ मैंने जो कि हमारे संविधान की 20 विशेषताएं हैं उसमें से मैंने केवल 10 विशेषताओं को यहाँ पर विश्लेषण किया है। आगे के वीडियो में 10 विशेषताओं का और विश्लेषण करेंगे। बहुत अच्छे से इन संविधान की विशेषताओं को याद करने की कोशिश करें। जैसे कि पहली विशेषता मैं रिवाइज कर देती हूँ। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। तीसरी विशेषता है विशाल संविधान। चौथी विशेषता है मौलिक अधिकार एवं चौथी विशेषता सीरियल से याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विशाल संविधान, प्रस्तावना, विशाल संविधान, लिखित एवं निर्मित संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य, वयस्क मताधिकार और पंथ निरपेक्ष राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, प्रस्तावना, समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, वयस्क मताधिकार एवं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस तरह से उनका सीरियल से याद करने की जरूरत नहीं है। अपने मन में एक लाइन रखनी है। जैसे संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था, गणराज्य। तो उस लाइन में 2 विशेषता आ जाती है, प्रस्तावना आ जाती है, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, मूल कर्तव्य आ जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, वयस्क मताधिकार आ जाता है, पंथ निरपेक्ष आ जाता है, समाजवादी आ जाता है। तो उसको किसी भी तरह से एक एक विशेषताओं को अपन को याद रखना है। सीरियल से उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसका विश्लेषण हम जैसे वीडियो में आप एक बार देखोगे, 2 बार सुनोगे तो अपने आप उसमें आपको लिखने की एक क्षमता आप में जागरूक होगी। वीडियो को जब भी सुने ध्यान से सुने और इस विशेषताओं को केवल सीरियल से याद करने की कोशिश नहीं करें। जैसे भी आपको याद हो वैसे उसको लिखें एवं उसका डिटेल लिखने के लिए समझ विकसित करें। उसी के साथ में मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।